हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही अहम है और एक मिडवाइफ को इसके बारे में पीपीएच का आज हमारा टॉपिक है पोस्टपार्टम हैमरेज। और एक मिडवाइफ को पोस्टपार्टम हैमरेज के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि पोस्टपार्टम हैमरेज क्या है और ये किन वजूहात की वजह से होता है, ताकि वो उन वजूहात को होने ही ना दे, वो प्रिवेंशन करे। और अगर पीपीएच हो भी जाता है तो उसको पता होना चाहिए ये कौन सी टाइप का है और इसको मैंने किस तरीके से मैनेज करना है, और उसको उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीपीएच, पोस्टपार्टम हैमरेज। बच्चे की पैदाइश के बाद वजाइना से ब्लड तो आता ही है, लेकिन ये कि वो एक नॉर्मल मिकदार में आ रहा होता, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा होता। अगर आपको लगे कि ब्लड जो है वो 500 मिलीलीटर से ज़्यादा जो है वो बह गया है, तो इसका मतलब है कि ये एक ख़तरनाक कंडीशन है, यानी कि इसमें ब्लड का ज़िया बहुत ज़्यादा औरत के उससे हो रहा है। अब ये सिजेरियन सेक्शन के बाद भी हो सकता है पोस्टमार्टम हैमरेज, और डिलीवरी के बाद भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये नॉर्मल डिलीवरी के बाद ही पोस्टमार्टम हैमरेज होता है, या ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिजेरियन सेक्शन के बाद ही पोस्टमार्टम हैमरेज होता है। तो जो ये प्लेसेंटा के मुकाम जो है इसका, यहाँ से जो अगर प्लेसेंटा को आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं था, उसकी वजह से तो पोस्टपार्टम हैमरेज नहीं हो गया। तो इसमें अगर मैंने पहले भी आपको यही डिस्कस किया कि 500 से 800 तक अगर औरत का खून ज़ाया हो जाता है तो पेशेंट कहाँ, वो औरत क्या है, पोस्टपार्टम हैमरेज में है। तो अब इसमें क्या होता है कि फौरी तौर पर औरत का जो बीपी है वो एकदम से क्या ड्रॉप होना गिरना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक कंडीशन होती है कि जब बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाना। अब जो है इसका जो प्राइमरी, अब इसकी हम टाइप्स देखेंगे, किसकी टाइप्स कौन सी हैं। प्राइमरी जो पीपीएच है उसकी, प्राइमरी पोस्टपार्टम हैमरेज की जो ये किस वजह से होता है, प्राइमरी वाला बच्चे की पैदाइश के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर, ये प्राइमरी है, यानी कि स्टार्टिंग में ही 24 घंटों के अंदर वजाइना से बहुत ज़्यादा कसीर मिकदार में ब्लड अगर आ जाए तो ये कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है प्राइमरी पीपीएच। सही है। तो प्राइमरी पीपीएच के बारे में आपको अब पता होना चाहिए कि ये किस वजूहात की वजह से जो है प्राइमरी पीपीएच में पेशेंट गई है। तो उसमें जो है एटॉनिक यूट्रस, एटॉनिक यूट्रस का मतलब ये होता है कि अज़लात में तनाव का कम होना, यानी कि जो अज़लात डिलीवरी के बाद यूट्रस को सिकुड़ने के लिए वापस अपनी जगह पे आने के लेकर आते हैं, उनका जो है वो तनाव कम होना। तो ये सूरत में भी अगर जब यूट्रस का जो वो तनाव है वो कम होगा, मतलब वो अज़लात जो हैं वो कम सिकुड़ेंगे, तो क्या होगा, यूट्रस क्या बड़ी ही रहेगी, फैली ही रहेगी, जिसकी वजह से भी पेशेंट के पीपीएच में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये कैफियत जो है यूट्रस के सिकुड़ने के अमल में दखल अंदाज़ी जो भी करती हैं चीज़ें, मतलब यूट्रस का अमल यही है कि डिलीवरी के बाद वो सिकुड़ता है और वापस अपनी कंडीशन में आता है। तो जब यूट्रस सिकुड़ कर अपनी असल कंडीशन में नहीं आता तो उसमें क्या होता है कि अज़लात का कम तनाव जो है वो प्राइमरी जो है वो एटॉनिक जो यूट्रस है वो कहलाता है। सही है। जैसा कि यूट्रस से प्लेसेंटा बाहर ना आना, ये भी जो है अज़लात का जो है एकदम, या तो अज़लात बहुत जल्दी सिकुड़ गए कि प्लेसेंटा बाहर ना आया, तो या फिर ये कि
बाद में ये भी वजह हो सकती है कि वो, ये तो डिलीवरी के बाद के फ़ौरन बाद की मैंने बात बताई कि रिटेन हो गया तो अज़लात एकदम सिकुड़ गए, यानी कि प्लेसेंटा भी डिलीवर भी नहीं हुआ और अज़लात सिकुड़ गए। तो ये एक मतलब ये नॉर्मल कंडीशन नहीं होती यूट्रस की। तो फिर यूट्रस में प्लेसेंटा के टुकड़े का कोई पीस रह जाना, और ये भी वजूहात हो सकती है, या झिल्लियों या लोथड़े का कोई मेम्ब्रेन या कोई भी क्लॉट्स का रह जाना जो है ना, ये भी एक बहुत ज़्यादा खून के ज़िया की कंडीशन बनती है। तो तौलीदी अज़ा पर चोट लग जाना, यानी कि जब डिलीवरी के दौरान औरत को कोई भी इंस्ट्रूमेंट से कोई चोट लग जाना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खून का क्या हो सकता है, ज़िया हो सकता है। ये सारी अभी हम प्राइमरी पीपीएच देख रहे हैं कि महारत वाले, जो एक महारत मिडवाइफ को हो, स्टूडेंट मिडवाइफ को कभी भी डिलीवरी पर खड़े नहीं करना चाहिए। वो भी अगर वो स्टूडेंट जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं, जिनके हाथ में महारत होती है, वो खड़े हो सकते हैं। और एक जो मिडवाइफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करे तो बहुत केयरफुल करे कि किसी किस्म का कोई औरत को कोई प्रीनियम पर रप्चर ना हो जाए। और अगर एपिज़ियोटमी दी है तो जितने ही एंगल पे देनी थी उतने पे दे, उससे बढ़ाकर ना दे। वो बहुत ज़्यादा क्या है, आगे जाके वो बायस बन सकता है उसका ब्लीडिंग का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट लग जाएगा तो कभी कभार हमें ये उसको स्टिच करने के लिए टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये हम प्राइमरी के पढ़ रहे हैं, सही है, वजूहात। तो इसमें क्या है, यूट्रस का अंदर की तरफ उल्टा होना, ये भी इन जो है वजह हो सकती है, मतलब ये प्राइमरी हाइपरटेंशन की, तो है प्राइमरी पीपीएच की। तो जो है ये सारी वजूहात मिलकर जो हैं वो वजह बनती हैं। कभी कभार कोई एक वजह, कभी कभार दो भी प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज में वजूहात बन जाती हैं। तो यूट्रस का जो उल्टा होना होता है, ऐसा बहुत कम सूरत है, बहुत कम पेशेंट में ये कंडीशन पाई जाती है। या अगर यूट्रस के सिकुड़ने से पहले ही ओवरनॉल, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसमें खिंचाव आ जाए, तो मतलब ये भी वजूहात बन सकती है। यूट्रस के फंडस में प्लेसेंटा का फंस जाना, ये भी वजूहात बन सकती हैं। यूट्रस के फौरी तौर पर इसके नॉर्मल पोजीशन में वापस ना आना, ये भी वजह बन सकती है। या फिर क्लॉटिंग फैक्टर का फेल हो जाना, यानी कि खून के जमने का अमल जो है वो क्या फेल हो जाना, ये भी क्या बनती है, ये भी वजह बनती है जो है पोस्टपार्टम हेमरेज की। तो ये सारी जो वजूहात हैं ये बड़ी ही अहम होती हैं प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज में। और सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, अब आ जाएंगे हम सेकंड टाइप की तरफ। पहले हमने सारी प्राइमरी डिस्कस की है, अब सेकंड जो है सेकेंडरी जो पोस्टपार्टम हेमरेज है, ये 24 घंटों से 6 हफ्तों तक, अब ये पूरे ही 40 दिन तक का जो पीरियड है ये सेकेंडरी में आएगा। अगर इसमें यूट्रस में कोई फौरी तौर पर ऐसे एकदम ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई कुछ 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद, तो वो सेकेंडरी पीपीएच कहलाएगा। तो 24 घंटे के बाद की जो भी ब्लीडिंग होगी वो सेकेंडरी में आ जाएगी, और 24 घंटे से जो पहले की होगी वो किस में आ जाएगी, वो प्राइमरी में आ जाएगी। अब उसकी क्या वजूहात होती हैं, प्लेसेंटा यूट्रस से जो है ना, ये अगर वजह हुई है पहले, तो ये सेकेंडरी में भी वजह हो सकती है कि जो है उस वक़्त अगर रिटेन्ड हुआ था प्लेसेंटा, तो रिटेन्ड हुआ, निकल गया, आउट कर लिया 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, तो उसकी आगे जाके सेकेंडरी ये कॉम्प्लिकेशन है कि पेशेंट पीपीएच में जा सकती है, सेकेंडरी पीपीएच में जा सकती है। या यूट्रस के अंदर कोई ज़ख़म रह गया तो वो 24 घंटे के बाद या उसके बाद उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आना शुरू हो गई। अब वो या कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी औरत जो है वो पीपीएच में जा सकती है। या कोई रुकावटदार लेबर था, तो या फिर कोई मुर्दा
टिश्यू जो है वो झड़ गया, वहाँ पर गिर गया, जिसकी वजह से कोई चीज़ अंदर कोई क्लॉट या कोई चीज़ रह गई है, तो उसके बाद भी औरत को सेकेंडरी ब्लीडिंग हो सकती है कोई भी आर्ट्रोसिस की वजह से। वो जो है 2 दिन के बाद, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते बाद भी हो सकती है। तो इसके लिए अब ज़रूरी है कि जो एक मिडवाइफ़ है वो बड़े तरीके से ये उस टाइम सारे काम करवाए कि आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन की शक्ल ना आए सामने। तो अब जो है ना, यूट्रस के सिकुड़ने के सलाहियत जो है वो भी कम हो जाना भी ये सेकेंडरी में भी आगे जाके पीपीएच की वजह बन सकती है। आपको पता है 24 घंटे तक यूट्रस सिकुड़ती रहती है। जो फैली हुई बड़ी हुई वो होती है यूट्रस, वो आगे जाके सिकुड़ कर अपनी नॉर्मल हालत में आती है। लेकिन अगर अज़लात जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं वो अपना काम करते, वो कम सिकुड़ते हैं, तो ये भी सेकेंडरी की भी और ये प्राइमरी की भी वजह बन सकती है। मसाना पेशाब से भरा रहना, हर वक्त मसाना पेशाब से भरे रहना, यानी कि औरत पेशाब करने नहीं जाती, तो ये भी आगे जाके वजूहात बन सकती हैं, क्योंकि प्रेशर जो है वो यूट्रस पर आता रहेगा और जो आगे जाकर वो क्या हो सकता है कि जो है उसमें पीपीएच में पेशेंट जा सकती है। या औरत पहले से प्लेसेंटा प्रीविया थी, तो उस टाइम पर उसके यूट्रस के अज़लात जो थे वो बहुत ज़्यादा जो नीचे की तरफ रहने की वजह से ही वीक काफ़ी हो चुके हों, तो ये भी वजूहात बन सकती हैं। यूट्रस अगर बहुत ज़्यादा खिंची हुई होना, अब बहुत ज़्यादा बच्चे होने की वजह से जो है वो क्या हो सकता है, औरत जब मल्टी पैरा होती है तो स्टूडेंट उसमें जो है उसकी लचक अपनी वो यूट्रस की जो है ना वो खो देती है, यानी कि जिसके कम बच्चे हुए हैं उसकी बनिस्बत जो है ज़्यादा बच्चों वाली माँ के यूट्रस में जो लचक है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जो है मल्टीपल हमल, ये भी वजूहात हो सकती है। अब पॉलीहाइड्रेमेसिस जो हैं ये भी वजूहात हो सकती है। फिर उसके बाद बड़ा बच्चा जो है उसका जो वज़न है, बच्चा जो था हैवी वेट था, यानी कि 4000 ग्राम से ज़्यादा होना और 8.8 पाउंड तक बच्चा था, तो इसका मतलब है कि बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा था। ये भी बाद में वजूहात हो सकती हैं पीपीएच की। तो या कोई रसौली फाइब्रॉइड्स भी वजूहात हो सकती हैं। बड़ी उम्र की औरतों में ये काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं, कोई रसौली या फाइब्रॉइड्स के, तो ये भी सारी वजूहात ब्लीडिंग की पीपीएच की हो सकती हैं। तवील लेबर की वजह से जो वजह से थकी हुई यूट्रस, स्ट्रेस्ड यूट्रस होती है, अगर पार्टोग्राफ का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए और बर वक़्त मज़ीद जांच और देखभाल के लिए अस्पताल रेफ़र कर दिया जाए, तो वो इस तरीके के तवील लेबर से औरत को बच सकती है, अगर पार्टोग्राफ सही तरीके से हमने फिल किया होगा तो आगे जाके एक वीडियो में मैं आपको पार्टोग्राफ के बारे में भी बहुत अच्छे से बताऊंगी। तो अब ये जो है, ये आज हमने प्राइमरी और सेकेंडरी जो हैं वो पीपीएच के बारे में बात की है। तो अब जो है इसमें हम और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम अगर डिस्कस करना चाहें तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो हो सकती है डिस्कशन, क्योंकि पीपीएच जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, और इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो भी दे चुकी है, इसके ऊपर साइन सिम्टम्स के ऊपर, इसकी मैनेजमेंट के ऊपर और इसकी कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर। तो वो आप उसका भी लिंक वो है, वो आप इसके साथ वो देख सकते हैं। जब मैं आपको ये बात बता पीपीएच की बताई तो उसके साथ आप वो भी ज़रूर देखें, वो वीडियो आपको काफ़ी वहाँ पर इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। थैंक यू।